जी इट वाज एफिलिएटेड टू किंग्स कॉलेज लंदन। वो यार बड़ी बात। अच्छा मुझे बाद में समझ आई जब मेरी पीएचडी की स्कॉलरशिप हो गई, किंग्स कॉलेज लंदन क्या चीज़ है ना। तो यह एक कोने में मोहल्ले में खुला हुआ कॉलेज जो है कैसे वहाँ से एफिलिएट हो सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स सेल्फ मेड हो सकता है। सेल्फ मेड कहना बड़ा अपने आप को बड़ी एरोगेंस की बात है। बिल्कुल किस तरह सेल्फ मेड हो सकता है बंदा। अभी 2-3 दिन पहले किसी बच्ची ने मुझे कहा जी मेरे सर पे तो जुनून सवार था एडमिशन लेने का। भाई तुम्हारे सर पे जुनून क्यों सवार था? ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने को। सही बात है। आप जहाँ भी जो भी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। मैं हूं ज़ैद कुंदन और जैसे कि आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करें। तो उसी सिलसिले में मेरे साथ आज बहुत ही ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, बल्कि अल्ट्रा ब्रिलियंट मैं कहूँगा, डॉक्टर याहिया नूरी मेरे गेस्ट मौजूद हैं आज। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रोफेसर हैं, साथ साथ डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग हैं डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची में, और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट हैं, लिखते हैं बहुत कुछ और पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने बड़ा अच्छा सा तारुफ करा दिया मेरा। मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, बस थोड़ा नहीं, हार्ड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लोग मल्टी डिसिप्लिन, खासतौर पे मैं आपको बताऊंगा आपकी जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है और मल्टी डिसिप्लिन आपकी कंट्रीब्यूशन है जो एजुकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। वैसे आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं थोड़ा सा, फिर हम आगे डिस्कशन लेके चलते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन जनाब कुछ इस तरह बन सकता है कि मैं एक उस्ताद हूँ सही है, वो तो हमें पता बेसिक लेवल पे, और एक जिसको कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट। और बाकी एक पेरेंट हूँ, एक हस्बैंड हूँ, एक पाकिस्तान का शहरी हूँ मिस्कीन सा। आपका थोड़ा सा जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप की मल्टी डिसिप्लिन में आपकी एजुकेशन है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। स्कूलिंग मेरी हुई नास्टा स्कूल मलीर से। मलीर हॉल्ट पे मेरी रिहाइश थी, सही। रफ़ायाम सोसाइटी में। तो वहीं पे एक स्कूल था, अभी भी है माशाल्लाह, नास्टा उसका नाम था। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 97 में। हाँ, और उसके बाद डीजे साइंस कॉलेज पहुँच गया मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डीजे साइंस कॉलेज से मैंने 99 में इंटरमीडिएट किया। फिर डाउ मेडिकल कॉलेज से फ़ारिग हुआ तो हाउस जॉब होती है हमारी सिविल हॉस्पिटल के अंदर, इंटर्नशिप कहते हैं आजकल उसको। वहाँ से जब निकला तो 1 साल मैंने गुजारा कराची यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, मगर वहाँ दिल नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, तो मैं वहाँ से ड्रॉप आउट हो गया। और उसके बाद स्कॉलरशिप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने फिर डाउ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कुछ अर्सा लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज में रहा, 3 महीने के करीब, वहाँ पे आपने एज ए लेक्चरर। ओके। और फिर स्कॉलरशिप हो गई थी तो उसके तहत डाउ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और एज ए रिसर्च एसोसिएट तकरीबन 1 साल के करीब काम किया इस दौरान में, बल्कि 1 साल से कम। इस दौरान में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एडमिशन हो गया तो वहाँ चला गया। 3 साल वहाँ PhD यूके का लैब वर्क, जी स्कॉटलैंड, PhD का लैब वर्क किया, और उसके बाद पीछे से पैसे बंद हो गए तो वापस आना पड़ा। फिर यहाँ थीसिस लिखा, फिनिश करके वापस आए। थीसिस रह गया था, तो लैब वर्क ख़त्म हो गया था, थीसिस रह गया था। थीसिस यहाँ आके लिखा, मुश्किल काम था बहुत, बिकॉज थीसिस इज़ अ फुल टाइम जॉब, मुझे 2 नौकरियों के साथ करना पड़ा था। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ने मुझे एक लैब पकड़ा दी थी, ट्यूबरक्लोसिस की रेफरेंस लैब थी। तो वहाँ तकरीबन 30 के करीब स्टाफ था, और साथ साथ मैनेजमेंट थी। और तो मैंने कहा जब कर ही रहा हूँ तो सीख के कर लूँ। तो मुझे साइकोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट वैसे ही था हमेशा से, कि क्लास में इंटरेक्टिव कैसे बनते हैं, बच्चों को किस तरह जो है माइंड स्टडी, माइंड से रिलेटेड जो सारी चीज़ें, कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक मास्टर्स शुरू किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक मास्टर्स शुरू किया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। पैरेलल ये अलाउड नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने कहा इनमें से एक को चलाऊंगा, एक को अपनी मर्ज़ी से करूँगा, शौक से। कोई हर चीज़ के ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू किया है तो कोई 150 साल की उम्र तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी करना था थोड़ा। तो ये दोनों खैर 2019 में कम्प्लीट हो गया। इसके साथ ही मेरा दरस निज़ामी भी चल रहा था मदरसे में। अच्छा, तो शाम में डिस्टेंस लर्निंग और मिक्स, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें 19 में ख़त्म हुई जाके, और आजकल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में आखान यूनिवर्सिटी से, जिसका कोर्स वर्क ख़त्म हो गया है और उसका थीसिस बाकी है अभी।
ठीक हो गया। ये जो आपकी जर्नी है, यूं एक डाइवर्सिफाइड कैरियर है, पहले मेडिसिन, फिर माइक्रोबायोलॉजी में, फिर आप आए एजुकेशन में, फिर आपने साइकोलॉजी भी की, फिर आपने एमबीए भी किया, राइट? बिजनेस की भी कोई डिग्री की? एमबीए मार्केटिंग। और फिर जो है आप दरस निज़ामी भी माशाल्लाह आपने फिनिश कर लिया। तो अभी कहीं और भी सफ़र जारी है? एजुकेशन चल रही है ना। अच्छा। उसके अलावा मुझे लैंग्वेजेस से थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं कभी किसी लैंग्वेज पे हल्का फुल्का हाथ साफ करता रहता हूँ। तो आजकल जर्मन चल रही है। ओह वेरी नाइस। तो जर्मनी भी आपके एक उसमें एक कंट्रीब्यूशन चल रहा है? एक बस थोड़ा बहुत टाइम लगा के और सीख रहे हैं। एक कोर्स किया था, जो फर्स्ट लेवल था वो कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद फिर सेकंड लेवल पे मैंने ब्रेक लिया, वो मैं घर से कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गो विद द फ्लो तो यकीनन नहीं हो रही थी, और इट्स नॉट जस्ट ईजी के मतलब इसकी एक कॉस्ट होती है, इसको करना सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते, एक टाइम चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, स्ट्रेटजी चाहिए होती है, स्टार्ट करके फिनिश करने की एक विल चाहिए होती है कि मुझे ये पूरा भी करना है, राइट? खाली एमबीए स्टार्ट किया तो उसको फिनिश करना है, पूरे कोर्सेज पढ़ने हैं, रिजल्ट एक लिमिटेड होता है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करते थे? ये थोड़ा एक कोई गुड़ है, कोई जुगाड़ है, ये क्या है? अच्छा, अगर आपको मैं आप ही की बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ ना, तो पैसे भी सिर्फ वो नहीं होते जो आप पे कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर उस ज़माने में 9,000 रुपये कोर्स की फ़ीस थी, तो वो 9,000 रुपये सिर्फ नहीं थे, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी कि अगर मैं खुद कहीं पढ़ा लेता। अच्छा, जिस ज़माने में एमबीए करा था तो वो साथ है ना, तो वो मिला जुला के तो मुझे तो लगता था एक कोर्स कोई 1.25 लाख का है। हाँ, ऐसे ही है। और अगर एफर्ट को अगर कॉस्ट में क्वांटिफाई किया जाएगा तो उससे भी ज़्यादा कहीं और जाती है फिर वो। तो कोशिश मैंने ये की है कि मेरा एक तरीक़ाकार ये है कि मैं एक वक्त में ना एक चीज़ को फोकस करता हूँ। मैं एक साथ कोशिश करता हूँ बहुत सारे काम ना करूँ, फाइलें एक साथ अगर बहुत सारी खुल जाए ना, फिर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ कर रहे हैं। उनके अपने अपने स्लॉट्स बने हुए थे हर चीज़ के ना, कि तो स्लॉट्स पैरेलल नहीं थे। सो जिस वक्त एक चीज़ का स्लॉट चल रहा होता था उस वक्त दूसरी चीज़ का स्लॉट नहीं होता था। तो वो, और दूसरी बात ये है कि जब साइकोलॉजी में स्पेशली जब आप बेसलाइन वाले कोर्सेज पढ़ लेते हैं ना और आपको इंटरेस्ट भी है, तो फिर आगे का काम आप समझ लें कि बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर बिल्ड ही कर रहे होते हैं, ओवरऑल एक्सपैंड कर रहे होते हैं उसको, सिवाय रट्टाफिकेशन वाली चीज़ों के। उनसे मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं चीज़ों को समझूँ कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है और किस तरीके से बेहतर तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है और उनको अपनी बात समझाई जा सकती है। सो एक तरह से प्रायोरिटाइजेशन है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि यार ये वाला काम जो है ना इस दफ़ा नहीं हो पाएगा, तो ये इसको आप जाने दें, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक दे लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको मुसलसल सोचना पड़ता है कि यार किस वक्त कौन सी चीज़ को फोकस करना है कि ये टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तरीके से हो जाए। कहीं कहीं आपको फेलियर भी होता है और आपको बस काम ये करना था। पीएचडी के दौरान जो चीज़ मैंने शायद सबसे ज़्यादा सीखी है, अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे उस 3 साल का हासिल क्या है, वो ये है कि फेलियर के साथ डील कैसे करना है। क्योंकि आप रोज़ाना एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, वो अगले दिन सुबह कुछ नहीं होता उसके अंदर, फिर आप अगले दिन फिर लगाते हैं। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये एक रिजिलिएंट स्किल है। एग्जैक्टली। उसमें ये होता है कि हमने अब ये वो सारी चीज़ें जो आपको पता चली जो मैंने की और कंप्लीट हो गई। हाँ, इससे कहीं ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शुरू की और कंप्लीट नहीं हो पाई। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपकी बात थोड़ी इंटरप्ट करूँगा। आपने जैसे मेंशन किया फोकस, बहुत कहना बहुत आसान है और इसको करना या इस फोकस को मेंटेन करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। एक नॉर्मल और आजकल की बिजी लाइफ में किसी एक चीज़ पर फोकस सिर्फ करें ना तो भी बहुत मुश्किल है, मल्टीपल पे करना तो इट्स समथिंग एल्स ना। मतलब मैंने ऐसे नहीं अल्ट्रा ब्रिलियंट आपको कहा तो ये बात है। फोकस आपने कैसे, इसका मतलब हाउ, कैसे पॉसिबल है ये, किस तरह से इसको किया जाता है, कोई स्किल है, क्या है? देखिए, अपने माइंड को एक तरह से आपने मतलब कुछ सिंक्रोनाइज किया हुआ ना किसी चीज़ के साथ। असल में एक बड़े मज़े की किताब है, उसका नाम है फ्लो। मिहाई चिक्सिनमिहाई, बहुत मुश्किल सा नाम है लिखने वाले का। जैपनीज है? कौन है? नहीं, ये आई थिंक साउथ अमेरिका के किसी कंट्री से थे, लेकिन ये यूएस में काम करते थे। ओके। तो वो ये कहते हैं कि आपको अनइंटरप्टेड काम करना है। सो अनइंटरप्टेड काम करने के लिए आपको जो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आपकी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस क्या है। ओके। उन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन को साइलेंट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा या उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो जब आपको आधा पौना घंटा एक साथ मिल जाता है ना काम करने के लिए और आप खुद भी नहीं उठते और कोई आपको तंग भी नहीं करता उस बीच में, तो वो काम की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है।
हमें चाहिए होता है कि हम कंटिन्यूअसली कुछ देर काम करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मुसलसल काम नहीं कर पाते, हम बहुत बीच में बहुत बार रुकते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो इंटरप्शंस जो हैं वो आपके काम की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, और हमें क्योंकि आदत सी हो गई इंटरप्शंस की, तो हमें समझ नहीं आता, तो वो क्वालिटी मेंटेन हो नहीं पाती। सो आपको वो स्लॉट्स तलाश करने हैं जहाँ पे आप काम कर सकें। जब मैं ज़्यादा प्रेशर में होता हूँ काम करने के और मुझे अच्छा काम करना होता है, तो मैं फिर अर्ली मॉर्निंग काम करता हूँ या लेट नाइट काम करता हूँ, यानी कि पीसफुल आवर्स में, जब कोई घर में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बेल नहीं बजा रहा, कोई घर वाला कोई कुछ नहीं कह रहा, तो उस वक्त काम अच्छा हो जाता है। या फिर ऑफिस में एट टाइम्स इस तरह के आधा पौना घंटा मिल जाता है किसी को, जब कोई आपको तंग नहीं कर रहा होता, तो आप उस वक्त भी काम कर लेते हैं। सो इस तरह आपको अपने लिए कुछ इस तरह के कॉर्नर्स तलाश करने पड़ेंगे डे में, जब आप बिल्कुल अनइंटरप्टेड काम कर सकें, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपने बस उतने घंटे निकालने हैं जितने आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहले उस पर काम करना है, उसको ऑफ करना है, उसको ख़त्म करना है, राइट। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और बात की, फ्लो, एक बुक का नाम भी बताया, बुक का नाम दोबारा बता दें, सॉरी। फ्लो ही नाम है किताब का, बुक का नाम ही फ्लो है, राइट। एक राइटर का नाम आपने लिया, मिहाई चिक्सिनमिहाई। हाँ, वो जो बुक है उसका टॉपिक क्या है, मतलब यही बात उसमें सिखाई जाती है, आप किस तरह अपनी डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन को कम करके और आप क्वालिटी ऑफ वर्क क्रिएट कर सकते हैं। आपके केस में एक और बात फिर आती है कि माशाल्लाह सारी चीज़ें आपने कर ली हैं और कर भी रहे हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यू नो। तो वर्क लाइफ बैलेंस, अब इतनी सारी चीज़ें, एक चीज़ को लेके लोग मुश्किल में है कि एक बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, ये वो जो भी चीज़ें, टाइमलाइन, एजुकेशन, तो आप अपनी वर्क लाइफ को कैसे अभी कैसे बैलेंस कर लेते? अच्छा, अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मेरा इस वक्त कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा कि जो, ये भी बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, देखिए जिस ज़माने में मैं MBA कर रहा था, तो उस ज़माने में मुझे, अच्छा MSc ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी था, वो डिस्टेंस लर्निंग पे था, उसमें मसला नहीं था, ऑनलाइन वर्चुअल से था, राइट। जब मैं MBA कर रहा था तो उसमें मुझे डायरेक्ट क्लास लेने जाना पड़ता था, तो वो अगर मैं कोशिश ये करता था कि मैंने अपना MBA बहुत रोक के किया। सो इट वाज लाइक एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज ले लिए, किसी में 2 ले लिए। जो ऑफर्ड रोड मैप था उस पर आप स्लो रखा मैंने, नहीं 4 साल में कंप्लीट किया आराम से। उसकी वजह, और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं एक पूरा सेमेस्टर ड्रॉप कर दी। अच्छा, उस सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर में लिया। सो जल्दबाजी अगर आप ना करें ना, आप चीज़ों को मैनेज करें, तो वो हो जाती हैं। अच्छा, कभी का ऐसा होता है कि आप काम में ज़्यादा बिजी हैं, तो आपकी फैमिली थोड़ी सी इग्नोर हो रही होती है, या आपके पास आपको फैमिली में ज़्यादा इंगेजमेंट्स हैं, तो काम आपका इग्नोर हो रहा होता है, मगर आपने उस पर वापस आना होता है, एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल आजकल अभी लास्ट 2 महीने में जर्मन का कोर्स कर रहा था, तो शाम का टाइम 4 दिन चला जाता था, तो मैंने उसके बाद ब्रेक दे दिया। अब शाम में मैं रोज़ाना अपनी फैमिली के साथ एक जगह जाता हूँ, पार्क में, वहाँ वॉक शॉक करता हूँ, थोड़ा हम हंसी मजाक करते हैं, खेलते कूदते हैं, आ जाते हैं वापस। सो वो आपको वापस उस चीज़ को कहते हैं ना, रिपेयर करनी होती है। आप हर चीज़ को तो पूरा टाइम नहीं दे सकते, ठीक हो, अप एंड डाउन आता है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में ना चला जाए, आपको इसका ख्याल रखना होता है। सो वो चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। ओके, अच्छा, आपकी जो मल्टीपल डिसिप्लिन है, मेडिसिन, साइकोलॉजी, बिजनेस, लीडरशिप, फिर रिलीजियस में भी आपने माशाल्लाह चीज़ें की हुई हैं और कह रहे हैं, फिर लैंग्वेजेस में भी आप कह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं आपको लगता कि ये इतना सारा कुछ है, ये प्रोफेशनल में और पर्सनल लाइफ में इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है, आप खुद कर रहे होते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल के? देखिए, मेरा जो शौक़ है ना, वो पढ़ाने का शौक़ है, एजुकेशन मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है। सो MBBS जब मैंने किया था, तो उसके बाद मेरा डिसीजन ये था कि मैं टीचिंग करूँगा। ठीक है, तो मुझे टीचिंग का शौक़ था, तो मैं PhD करने के लिए हो गई स्कॉलरशिप, अलहमदुलिल्लाह चला गया। वापस आया तो भी मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट टीचिंग ही था। सही। सो ये जो बाकी चीज़ें मैंने शुरू की, उसकी एक रीज़न ये थी कि मैं पढ़ाना चाहता था, और मुझे क्योंकि साइकोलॉजी में और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं एक ग्रेजुअली एक तरह का प्रोफाइल डेवलप कर लूँगा कि मैं यही चीज़ें पढ़ाऊँ। अभी अलहमदुलिल्लाह मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ। मैं अभी भी आपके प्रोफाइल में कंफ्यूज हूँ वैसे। वो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। सो मेडिसिन एज सच सिर्फ यहाँ पे काम आ रही है कि जी मेरी प्राइमरी जॉब ये है कि मैं MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और मैं उनको मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। अंडरग्रेड में जो मेरी प्राइमरी जॉब है वो ये है, ये तो कनेक्ट हो गया, मैं प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये तो एक बात कनेक्ट हो। उसके बाद मैं हूँ जनाब यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग। सो एजुकेशन के जो डिजिटल मीन्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना कैसे, उनको कन्विंस कैसे करना है, उनको डिजिटल पे लेकर कैसे आना है, यहाँ पे वो सारी बाकी चीज़ें जो मैंने आपसे कही ना, वो इस्तेमाल होती हैं। ओके।
अच्छा, इसके अलावा ये आपकी एक मैं कहूँगा स्पेसिफिक केस है जहाँ पे आप ऐसा कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। वो मैंने की ही इसलिए थी ना। तो इसके अलावा मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कशॉप्स, बस मेरा जो एरिया है ना वो पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स एज सच मैं अपने आपको ट्रेनर तो नहीं कहूँगा, उस्ताद ही हूँ, लेकिन ये कि जो वर्कशॉप्स कराना होती हैं वो एडल्ट, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन की डिग्री कर रहा हूँ आजकल, उसके अंदर सारा कुछ एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो ट्रेनर्स को पढ़ाया जाता है वो हमें आता है। और हम जो अपनी वर्कशॉप्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं वो उन्हीं एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। जो ऑनलाइन मटेरियल डिज़ाइन करते हैं वो भी वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मुझे जो है वो बाकायदा ट्रेनर वाली ट्रेनिंग मैंने ली हो, बट आई नो ऑल दैट स्टफ। वो पढ़ा, अगर मुझे आप कहें कि जी मैं ट्रेनर को पढ़ा दूँ तो मैं उसको भी पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज मुझे वो चीज़ें पता हैं। सो ये सारा काम जो है ना, ये टीचिंग का, ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड कोर्सेज, अब मेरा मेन फोकस ये है और मेरी कोशिश ये है कि मैं यही इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखूँ। बाकी अपनी जो नौकरी है वो तो हलाल करनी है ना, तो वो तो चीज़ें पढ़ानी है, उसमें भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। बिकॉज व्हेन आई नो कि जी अच्छी डिलीवरी किस तरह होती है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, क्लास के अंदर जो मटीरियल है उसको कैसे एक्सपोज करना है, बच्चों को एंगेज कैसे करना है, तो ये चीज़ें वहाँ तो यूज़ हो रही हैं। सो एक तरह से इंटरडिपेंडेंस है सब चीज़ों की। ओके, कम टू द डायरेक्टर डिजिटल लर्निंग, राइट। आपने थोड़ा सा तो डिस्क्रिप्टिव तो बता दिया, मुझे थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा कि डिजिटल लर्निंग के अंदर हमारी करंट एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिजिटल लर्निंग को कैसे इम्बेड करते हैं, कैसे इंटीग्रेट होता है ये सारा सिस्टम, इसको एलैबोरेट कीजिएगा। अच्छा, देखें कोविड का जब टाइम आया ना तो ये चीज़ें एकदम से बहुत तेज़ी से आ गई, थोड़ा डिजिटल का लोगों को वो भी हुआ। हाँ। अच्छा, जूम मीटिंग से बात शुरू हुई थी बेसिकली। बिल्कुल, हमने ये समझा कि भाई, और हम अभी भी, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी भी लोग और हम और एक पेरेंट्स ज़्यादातर जो है ना वो यही समझते हैं डिजिटल लर्निंग जो है वो बैठ के घर में बैठ के लर्निंग है। तो आई थिंक इट्स मोर देन इट्स। देखिए मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। इनिशियली तो डिस्टेंस लर्निंग हमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उसकी, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ थी वो उसको पसंद ही नहीं करती थी, और उसके लिए मॉड्यूल्स भी नहीं थे, रूल्स भी नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब लेकिन HEC की ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी बस आया ही चाहती है, समझ लें। अच्छा, मतलब बन रही है, तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है, उसका ड्राफ्ट मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो आई थिंक अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी बहुत जल्द। सो उसके ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ को ये परमिशन होगी कि वो बाकायदा डिग्री प्रोग्राम्स डिजिटल लर्निंग के जो हैं वो रिलीज़ कर सकें। पूरे डिग्री प्रोग्राम्स करवा सकेंगे हम लोग। अच्छा, अभी सिलसिला ये है कि जो इसके अलावा हम क्योंकि मेडिकल पढ़ाते हैं तो मेडिकल की जो रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, हमें उसकी बात भी माननी पड़ती है। PMC हो गया तो नहीं, दोबारा PMDC हो गया वो, दोबारा PMDC हो गया। हाँ, तो थोड़ा शफल होता रहे वो। तो हमने ये समझा एज टीचर्स, एजुकेटर्स या जो सर्विस डिलीवरर्स हैं कि जी डिजिटल लर्निंग ये है कि मैं जिस तरह क्लास में आपको सामने बिठा के 1 घंटा लेक्चर लेता था, मैं अब स्क्रीन के सामने आपको बिठाऊंगा और 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और 1-1 घंटे पढ़ाता रहूँगा, और उसके बाद 6 घंटे के लेक्चर लेके आप बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे और बस मैंने सारा कुछ अपने ऊपर उलट दिया आपके ऊपर। मगर डिजिटल लर्निंग ये नहीं है, इसका आउटकम कुछ और होना चाहिए। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है डिजिटल लर्निंग से कि आप देखें, आप एक तो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उससे आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन अटेंशन स्पैन वैसे भी कम हो गया, और ऑनलाइन जब आप सुनना शुरू करते हैं ना और सामने स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद आप फारिग हो जाते हैं अटेंशन से। उसके बाद वो सामने वाला क्या कह रहा है वो आपको वैसे भी सुना है, वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है। हाँ, और अगर आपने कैमरा ऑफ करने का ऑप्शन रखा हुआ है तो अक्सर बंदा सो रहा होता है स्क्रीन के सामने। और ये ऐसी एग्जांपल्स कोविड में आती रही बच्चों की, मैं खुद भी करता रहा हूँ ये, तो मैं क्या आपसे कहूँ। तो उस ज़माने में मैं एक कोर्स करा था, कभी कभी ऐसा होता था कि सर पढ़ा रहे होते थे, मैं आवाज़ अपनी कैमरा बंद करके सो जाता था, फिर उठ जाता था, फिर देखता था अच्छा अभी तक यहाँ तक बात पहुँच गई है, यहाँ तक बात पहुँच गई है, तो इतनी स्लाइड्स हो गई हैं। अब बेसिकली वो ये नहीं है, डिजिटल लर्निंग का मकसद ये है कि देखें बंदा सीखता है एक तो सुनने से, ठीक है, वो तो प्राइमरी मीन्स है हमारा, हम उसी को यूज़ करते हैं। फिर वो देखता है जब वो एनालाइज कर रहा होता है किसी चीज़ को, सही है, आपने उसको एक प्रॉब्लम दे दी, वो सॉल्व की उसने, वो कोलैबोरेट कर रहा होता है, पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, ठीक है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें भी लर्निंग होती है। सो अब डिजिटल लर्निंग का मकसद ये है कि उस 1 घंटे के लेक्चर को बेशक आप 10 टुकड़ों में तोड़ दें या 5 टुकड़ों में तोड़ दें, और उसके बीच बीच में छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की एक्टिविटीज़ डालें ताकि वो ये सारे काम कर सके। वो सुने भी,
वो उसको अप्लाई भी करे, वो बराबर वाले से डिस्कस भी करे, वो कुछ प्रोड्यूस भी करे, वो दूसरों को भी पढ़ाए। सो इस तरह क्या होगा कि वो हर किस्म के तरीके से उसी मटेरियल को डिफरेंट अंदाज में बार बार अप्रोच कर रहा होगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि इंगेजमेंट को जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर लिसनिंग का सिर्फ काम करना है तो उसमें इंगेजमेंट बहुत कम होती है, बल्कि बहुत मुश्किल होती है। वो बिल्कुल पैसिव होती है, और एक लेवल के बाद आप उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते ना। भाई मैंने आपकी बात मिस कर दी, ठीक है, अगर आपको 2 मिनट में जोन ऑफ हो गया था और मैं आपकी बात नहीं सुन सका, और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि अब जो आप बोल रहे हैं वो पीछे से कनेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो सो रहा था। हाँ। और या मैं अपने ख्यालों में गुम हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं वापस आया तो आप कहीं और जा चुके थे, और अब आप आगे का आपका पूरा लेक्चर नहीं थे, तो फिर पूरा लेक्चर मुझे समझ नहीं आएगा। लेकिन ये वाला सिस्टम है, इसके अंदर अगर मैंने मिस भी कर दिया, अच्छा, डिजिटल के अंदर 2 मोड्स होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये मेनली है सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स के लिए, यानी कि जो एडल्ट लर्नर है, जो यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से जा रहा है, कॉलेज लेवल भी चल जाएगा। आज तो हमारा स्कूल का बच्चा भी, अगर मैं कहूँ कि 9-10 का बच्चा भी है, अगर उसको फिक्र है अपनी एजुकेशन की, तो वो कर लेगा, तो इंटरनेट से पढ़ लेता है, ढूंढ लेता है चीज़ें, रिसर्च करता है। इसमें आप करते क्या है कि डिफरेंट किस्म के मटेरियल को एक ऑर्गेनाइज अंदाज में उसको पेश कर देते हैं, रीशफल करके। ज़रूरी नहीं कि हर मटेरियल आपका अपना बनाया हुआ। डिजिटल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। जो बना बनाया मटेरियल है, पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल वीडियो, उस वीडियो को आप अपने कंटेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं। बनाने वाले को भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि उसने डाली इसलिए कि आप उसको यूज़ करें। बजाय इसके आप खुद अपनी वीडियो बनाएं, आप उसको यूज़ कर लें। उसके लिए आप क्वेश्चंस बना लें, कुछ एक्टिविटीज़ बना लें, कुछ चीज़ें अपनी बनाएं और उसको उसके अंदर ऐड करके यूज़ कर लें। सो डिजिटल का मेन मकसद ये है कि टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जाए, कि स्टूडेंट एक्टिव हो, वो प्रैक्टिस करे, वो एक्टिविटीज़ करे, और वो उसके अंदर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप से डीपर होती जाए। अच्छा, आपका जो जर्नी है इट्स क्वाइट डिफरेंट। आपकी जर्नी में मैं समझता हूँ कोई इतना आसान और सीधा सीधा जर्नी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, मे बी फेलियर्स भी होंगे। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आप एग्जांपल के तौर पे बता सकें कि ये चीज़ें हैं, ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का, यानी कि आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करें, जिससे ये पता चले कि चीज़ें इस तरह नहीं होती, बल्कि इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई 2-3 ऐसी हों जो की पॉइंट के तौर पर अगर डिस्कस कर सकें, लोगों को ये पता लगे कि चैलेंजेस आते हैं और उनसे निपटा भी जाता है, और उसके बाद वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी अच्छे समटाइम आपको मिल जाते हैं। कहानियाँ तो बहुत मज़े की हैं। तो मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ। तो जब मैं स्कूल से निकला तो मेरी परसेंटेज के जो वो थी 79.88। सो मेरा एक नंबर से A1 ग्रेड नहीं आया था। तो मेरे 679 मार्क्स थे। तो मेरे एक टीचर ने कहा कि तुम्हें अब एक नंबर की अहमियत सारी ज़िंदगी याद रहेगी। ठीक है, सही है। तो अच्छा जी, मुझे डीजे साइंस कॉलेज मुझे बहुत पसंद आ गया था, और मैं चाहता था कि मेरा वहाँ एडमिशन हो। उस ज़माने में आपको शायद याद होगा, बल्कि आपके ज़माने से पुराना ज़माना है वो, कि हमें हर कॉलेज में फॉर्म जमा कराना पड़ता था, और फिर वहाँ लिस्ट लगती थी। फिर अगर आपको कैप फॉर्म का सिस्टम था? नहीं था, हमारे ज़माने में नहीं था। सो वो सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं होती थी। आप हर कॉलेज में जाते थे, लाइनों में लगते थे, धक्के वक्के खाते थे, और आप फॉर्म जमा कराते थे। फिर वहाँ आपका नाम आया नहीं आया। सो मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट था कि यार मेरा डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन है। बिल्डिंग मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। अच्छा जी, फॉर्म मैंने 4-5 जगह जैसे सब जमा कराते हैं जमा करा दिया। तो डीजे की लिस्ट लगने में अभी टाइम था, और दिल्ली की वेटिंग लिस्ट लगनी थी। दिल्ली कॉलेज की वेटिंग लिस्ट लगी, उसमें 4-5 नाम थे, और आखिर में एक जगह आखिरी नंबर पे मेरा नाम भी था, आ गया नाम। सो मुझे एक दिन मिल गया, वरना डेट जो थी ना वो मुझे ये था कि वरना मुझे कहीं और जमा कराना, मतलब फ़ाइनल करना पड़ेगा फॉरमैन में या कैंट में या इस तरह, और मैं कैंट भी नहीं जाना चाहता था। तो मैं वहाँ से सीधा निकला, बस में बैठा, डीजे साइंस कॉलेज गया। मुझे ये पता कि डीजे हमेशा 80 पे बंद होता है, और मेरा एक नंबर कम था। वो वाहिद साल था उस वक्त तक की तारीख़ में कि 670 पे डीजे क्लोज़ हुआ। आपके साल में? मेरे साल जब आपका तो मेरे मतलब मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। आपके लिए ये स्पेशल? मेरे लिए तो भाई स्पेशल ओह यस। सो इस तरह स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और मैं चला गया ज़ाहिर है। फिर मैंने वहाँ पढ़ा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपने मेडिकल किया? मैंने प्री मेडिकल से पढ़ा। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो थे, मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे 80% मार्क्स थे,
सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल हुए उस साल, और प्रैक्टिकल के बीच में मेरी मदर की डेथ हो गई। फादर मेरे पहले ही नहीं थे, तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, बड़ी मुश्किलों से मैंने एग्ज़ाम्स दिए जैसे तैसे सेकेंड ईयर में। अच्छा जी, तो परसेंटेज गिर आगे हो गई 74। अब 74 में आपका कहाँ मेडिकल में एडमिशन होता है ना, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब एक क्या कहते हैं उसको, शैम कॉलेज था टेक्सटाइल का, मैंने जाके वहाँ एडमिशन ले लिया, और टेक्सटाइल कॉलेज में। अच्छा जी, अब समझ नहीं आया कि यार मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में ना, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया था। मदर की अभी ताज़ा डेथ हुई थी, तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड, शदीद ट्रॉमेटिक कंडीशन। फिर ये कि एक तरह से सोशली भी थोड़ा आइसोलेट इसलिए हो गया कि जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने ज़िंदगी के 16-17 साल गुजारे थे, वहाँ से उठ के मुझे खाला के घर मूव होना पड़ा। वो क्लिफ्टन में था, और वहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, तो मैं अकेला ही होता था मेनली। तो वो भी एक कैद तन्हाई टाइप की लाइफ थी, तो वो बड़ी मुश्किल, वो एक साल बड़ा मुश्किल गुजरा है। अच्छा जी, फिर कहीं एडमिशन नहीं लिया टेस्ट की तैयारी के लिए। 74 में वैसे भी एडमिशन का क्या चांस था ना, तो मैं घर में बैठा रहता था, और मैं बैठ के बस MCQs करता रहता था, खुद ही बैठ के। तो किताबों की किताबें MCQs की भर डाली मैंने, और फिर टेस्ट दिया, तो टेस्ट अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मेरिट नंबर बना 102 आई थिंक, अगर मुझे सही याद है तो। तो वो एकदम से कहते हैं ना, आखिरी बॉल पे छक्का लग गया। मुझे तो ये भी नहीं था कि जी नाम आ जाएगा, और वो पता चला बाद में कि वो टेक्सटाइल कॉलेज भी जाली है, उसका क्या करूँ। अच्छा। तो जाहिर है फैमिली वालों ने पूछा कि भाई क्या है, तो बता भी नहीं सकते उनको कि जी जाली जगह एडमिशन ले लिया है, पता ही नहीं था। हाँ, पता ही नहीं था उस ज़माने में, कुछ भी नहीं था उस ज़माने में ना। तो असल में उन्होंने कहा कि जी हमारी फैसलाबाद में जो है ना मेन ब्रांच है। तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा यार मेरे एक दोस्त फैसलाबाद में रहते हैं, मैं उनको भेजता हूँ वहाँ ना। तो वहाँ गए तो वहाँ कोई मेन ब्रांच थी नहीं। और फिर अच्छा, जब एडमिशन, उस वक्त भी ये फ्रॉड इसी तरह चलते थे जिस तरह अभी आज भी चल रहे हैं। आज इसको थोड़ा डिजिटलाइज कर दिया गया है। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। डिजिटल कोर्सेज सेल किए जाते हैं, और ये दिखाया जाता है, एक फैसिनेशन क्रिएट की जाती है कि देखें ये पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप इतने डॉलर्स कमा लेंगे। इसके पीछे जो मेहनत है उसके बारे में नहीं बताते कि ये आपने करनी है। आप ये वाले पैसे दे दें, ये वाला कोर्स कर लें, और बस आपके तो बस आपकी ज़िंदगी में जो है ना बस मसले हल हो गए आपके। और इसी तरह जो हम आज सुनते हैं ना जी, इट वाज एफिलिएटेड टू किंग्स कॉलेज लंदन। वो यार बड़ी बात। अच्छा, मुझे बाद में समझ आई जब मेरी PhD की स्कॉलरशिप हो गई, किंग्स कॉलेज लंदन क्या चीज़ है ना। तो यह एक कोने में मोहल्ले में खुला हुआ कॉलेज जो है, कैसे वहाँ से एफिलिएट हो सकता है। तो बहरहाल, तो जब फैसलाबाद में वहाँ ढूंढने गए, तो वहाँ उनको इस तरह का कॉलेज ही नहीं मिला। अच्छा, इस दौरान में जब मैं क्लास लेने गया, तो जिस बिल्डिंग में मैंने एडमिशन जाके कराया था, वो वहाँ से उठ के सफारी पार्क के पीछे एक कोने में पहुँच गई। वो एक घर के अंदर जो है वो 2 खड़ियाँ लगी हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा फंस गया। बहरहाल फिर उसको छोड़ दिया, वहाँ नहीं गया, और KU में फॉर्म जमा कराया हुआ था, केमिस्ट्री में नाम आ गया था, लेकिन ये नॉर्मल केमिस्ट्री में। ओके। लेकिन ये कि फिर ये एडमिशन हो गया था, मैंने ज़िंदगी सुकून का सांस लिया। तो ये इसको आप कह लें कि ये साल भर का पीरियड था जो बहुत अनसर्टेन, कंफ्यूजन, टेंशन, सब चीज़ें साथ थी, सब कुछ साथ थी, और कुछ नहीं पता था कि फ्यूचर का क्या होगा। मदर की डेथ हो गई, तो वो ट्रॉमेटिक कंडीशन भी एक साथ थी, उसका इम्पैक्ट इतना खराब, उसका इम्पैक्ट भी इतना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब रिजॉल्व हो गई। 1 साल का ये पीरियड था, बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल। विद योर चॉइस, जो आपकी चॉइस का कॉलेज था वहीं पे आप, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारा कुछ हो गया। और फिर MBBS हो गया। MBBS के बाद की कहानी भी मज़ेदार है। हाउस जॉब चल रही थी, तो एक स्कॉलरशिप का ऐड आया। उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़े डॉलर आए थे बाहर से कि जी फैकल्टी डेवलपमेंट होगी यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप HEC की तरफ से ऐड था कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो फैकल्टी ज्वाइन करना है, और आप उसको आगे जाके उसको परसू करना चाहते हैं वहाँ से PhD, तो आप कर सकते हैं। तो हमने जाके फॉर्म जमा करा दिया। ओके। उसका टेस्ट हुआ, उस ज़माने में GAT के नाम से टेस्ट होता था। सही। तो वो GAT हमने दे दिया। अच्छा, वो दिया तो वो क्लियर भी हो गया इत्तेफाक से। अच्छा, उस ज़माने में लाइक ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट का कुछ था ना। तो उस ज़माने में ना जो GAT था वो बिल्कुल नया आया था, तो लोगों को उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जब मैं टेस्ट देने पहुंचा, तो पता चला जनाब कि सिर्फ 9 लोग हैं जो डाउ यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, यानी जिनका GAT क्लियर हुआ है। अच्छा। मैंने कहा यार तो 9 लोगों में तो हो जाएगा। अच्छा, मेरी हाउस जॉब चल रही, तो मैं बिल्कुल ही कच्चे जहन का बच्चा हूँ। ठीक, ऑल्दो शादी वादी मैंने की हुई थी, लेकिन मैं बच्चा कच्चे जहन का ही था उस वक्त भी। तो शादी मतलब हाउस जॉब के टाइम में कर ली? उससे पहले कर ली, जल्दी कर ली। इट वाज फर्स्ट ईयर MBBS, सेकंड ईयर MBBS, सॉरी। सो मतलब पढ़ाई के साथ साथ शादी आपने कर ली थी। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ये भी कर ली थी। तो अच्छा हुआ ये कि वो स्कॉलरशिप जो है वो उसका टेस्ट हुआ, तो वो 9 लोगों में फिर 5 लोग रह गए, 4 और निकल गए उस टेस्ट में से।
अब जी हमें कह दिया गया, क्योंकि मेरी हाउस जॉब तो चल ही रही थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में ही था, कि जी आप जो है ना सिलेक्ट हो गए हैं, अब आप ऑस्ट्रिया जाने के लिए तैयारी करें। तो मैंने डेस्कटॉप पे ऑस्ट्रिया की तस्वीर उस लगा ली और जो इधर उधर ईमेलें करनी शुरू कर दी कि जी मैं ऑस्ट्रिया जाऊँगा। और फिर एक दिन ये हुआ कि पता चला, एक और लेटर आया कि जी आपका जो है वो एक और इंटरव्यू होगा। ओके अच्छा, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये पता था कि जी मैं जो है वो क्लियर हो चुका हूँ और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अब ये पता नहीं दूसरा इंटरव्यू कहाँ से आ गया। तो हमने उसको बिल्कुल कैजुअल लिया, जवाब भी उल्टे सीधे दिए, वहाँ जाके कोई ख़ास सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाया। नतीजा उन्होंने मुझे बाहर कर दिया उसमें से। सो उन्होंने पहले फ़ेज़ में 4 बंदे सिलेक्ट किए। अच्छा, मुझे बाहर करके जिस बंदे को फार्मा के लिए सिलेक्ट किया वो नहीं गया, उसने मना कर दिया मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो 3 लोग रह गए खाली। और इतने करीब आके स्कॉलरशिप से आप ऑस्ट्रिया जाके पीएचडी करेंगे और आप फिर बाहर हो गए, तो वो भी बड़ा काइंड ऑफ। अच्छा, आपको जो ऑफ द रिकॉर्ड जो आपको पता था कि आपका हो गया है, लाइक आप क्लियर हैं और आप यू आर सपोज टू गो, तो ये आपको कैसे पता चला? ये कुछ थे वहाँ पे लोग जो कि रिसोर्सेज, लिंक्स, नॉट लिंक्स एज सच, यूँ समझ लें कि उस ज़माने में जो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को देख रहे थे ना, उनकी एक ईमेल तक आई हुई थी कि जी हम आपको ऑस्ट्रिया भेज रहे हैं। ओके, आपको एक कंफर्मेशन नोट मिला हुआ था माइंडफुल में। और एक आध लोग जो थे जो मेरे साथ, क्योंकि मैं उस ज़माने में आई में हाउस जॉब कर रहा था, तो एक आई थिंक असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब थे जो कि आई में ही होते थे। कहा यार तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रेस किया लोगों को, तुम्हारा तो हो गया है, तुम तो जा रहे हो। मैंने कहा ज़बरदस्त। अच्छा, बीच में जो आप हाउस जॉब कर रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये चल ही रही थी अभी, ये चल रही थी, ये 1 साल की होती है हमारी, इसी साल ये चल रहा था, ये सारा इसी के दौरान चल रहा था। यानी अभी आपका एमबीबीएस खत्म हुआ है और अभी आप हाउस जॉब वाले ईयर में, अभी आपने सोचना भी नहीं शुरू किया कि मैंने स्पेशलाइजेशन में क्या करना करनी भी है, लेकिन आपका स्कॉलरशिप का सिस्टम आपका रुझान आ गया। अच्छा, वो जब खत्म हुआ तो मैं तो अब क्या हो गया भाई, अब क्या करूँ। अच्छा, हाउस जॉब भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं की थी, क्लिनिकल प्रैक्टिस से मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइकेट्री के अलावा, तो भी बस काम चलाओ की थी। अच्छा, तो अब नौकरी भी नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि आपको आता जाता कुछ खास नहीं है, का लेवल चाहिए होता। हाँ, तो वो ज़ाहिर है आप कहीं जाएंगे तो आप मतलब किस मुंह से जाएंगे ना, आपने तो कोई ढंग से सीखा ही नहीं। अच्छा, अब क्या करें जी, जो डॉक्टर पंजवानी सेंटर में टेस्ट आ रहा था, हमने जाके वहाँ पे टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हो गया, हम वहाँ लग गए। और डॉक्टर पंजवानी सेंटर ये कराची यूनिवर्सिटी में। ओके। अच्छा जी, हमें एक प्रोजेक्ट मिला, हमने उस पर काम करना शुरू किया, मैं बोर हो गया बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आप फैकल्टी में लगे? नहीं, वो कहलाते हैं रिसर्च, जूनियर रिसर्च फेलो। ओके। सो वो एमफिल प्रोग्राम था उनका, उसमें यानी उसके बाद मुझे एमफिल करना था, वहाँ से मैंने शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर मेरी बस हो गई, तो साल भर बाद मैंने। अच्छा, मेरे 2 दोस्त थे जो कि KU से ही MBA कर रहे थे, तो जब मैं फारिग होता था मैं जाके उनके साथ बैठ जाता था, गपशप लग जाती थी। फिर वो भी चले गए अपना MBA करके, तो मैं बिल्कुल ही सड़ गया। तो मैंने कहा यार अब नहीं होता भाई, फिर मैंने कहते हैं ना ड्रॉप आउट हो गया उससे। मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर सकता भाई। तो फिर तकरीबन आई थिंक महीने भर का टाइम ऐसा गुजरा होगा कि जब मेरे पास मतलब अब करियर के आगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि आपने एमफिल शुरू किया तो वो आपने किया नहीं। मेडिसिन में अब आप वापस जा नहीं सकते क्योंकि आपको साल हो गया है, अब आपको आता जाता कुछ नहीं है, भूल गए सब। और अब क्या करें। अच्छा, शाम में मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, माल बनता था सही, अच्छा था, तो कोई मसला नहीं, पैसों का मसला नहीं था। ओके। लेकिन करियर का मसला था कि यार अच्छा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का मसला है कि वो करियर नहीं है, वो बिजनेस है, उसको आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हर साल आप जीरो से शुरू होते हैं ना। और स्टूडेंट्स की पोटेंशियल और स्टूडेंट की काउंट्स पे लिमिट, मतलब आपका बिजनेस वो करता है वो भी प्लस। अच्छा, अगर आपका बिजनेस है तो फिर भी आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यानी अगर आपका कोचिंग सेंटर है। और ज़ाहिर है वो ज़माना कराची का आपको पता है कि कैसा ज़माना था कि उसमें आप अपनी एंटिटी खोलने का मतलब है कि फिर आप दूसरे बहुत सारे मसाइल भी फेस कर रहे हैं। हाँ, बताइए। वो पता है इतनी कमाई नहीं है उतने का, उतनी की पर्ची आए तो आप उसको क्या करेंगे। सो उन सारे चक्करों की वजह से मैं इसमें नहीं पढ़ना था, क्योंकि पॉलिटिकली कोई बैक नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यार कौन इसको मुसीबत को भुगतेगा। बहरहाल 1 महीना बिल्कुल ब्लैंक गुजरा कि क्या होगा। फिर लियाकत नेशनल से ऑफ़र आ गई, उसी के साथ फिर दूसरी दफ़ा स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, इस दौरान में हमें गैट दोबारा देना था, तो वो गैट दिया तो 99.35 परसेंटाइल का स्कोर बना मेरा। मैंने कहा यार अब तो स्कॉलरशिप हो जाएगी इंशाल्लाह ना। इसी बेसिस के ऊपर मैंने फिर पंजवानी छोड़ भी दिया। ये कौन सा ईयर था? दैट वाज 2007 आई थिंक। ओके। तो फिर मैंने पंजवानी भी छोड़ दिया कि चलो यार अब तो स्कॉलरशिप हो ही जाएगी और इतनी दौरान मैं जॉब पकड़ लूँगा। तो फिर लियाकत नेशनल में जो है वो मुझे लेक्चरशिप मिल गई, उसके साथ ही दूसरी स्कॉलरशिप का प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। फिर दोबारा से फैकल्टी डेवलपमेंट का ऐड आया, हमने उसमें डाला और एप्लीकेशन दी और पता चला कि जी फिर आपका इंटरव्यू या टेस्ट है। इस बार हमने थोड़ा सीरियसली तमीज़ से, इस बार एक्सपीरियंस से लर्निंग की। इस बार जो आखिरी वाला जिसको फ्लंक किया था पिछली दफ़ा, उसको भी बहुत तमीज़ से दिया जाके और बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ दिया। अच्छा, मेरे पास अब 1 साल का रिसर्च का प्रोफाइल जुड़ चुका था, वो जॉब करने की वजह से, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की वजह से ना। तो वो भी दिखाने को था कि जी मेरा तो रिसर्च में इंटरेस्ट है सही थोड़ा सा।
तो एक्सपोजर भी है। तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से ही बात हुई उसके अंदर इंटरव्यू में, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। फिर स्कॉलरशिप के बेसिस पे मैं ग्लासगो चला गया, 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। सो अब ये देखिए 2 पीरियड में आपको ऐसे बता रहा हूँ जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसमें मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा क्या बनेगा आगे, मगर अल्लाह ताला ने डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हो रही हाँ पकड़ के निकाल दिया आगे। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब आपको नहीं पता होगा कि मेरा क्या बनना है, मगर आप एक रास्ते पे चलते रहें, कोशिश करते रहें, तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। लेकिन आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, ये ना हो कि आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं तो फिर बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर आप ग्लासगो जो गए वो आप इसके बाद गए? हाँ, अब स्कॉलरशिप के ऊपर फिर मैं ग्लासगो गया। ग्लासगो में आपने कितने साल पढ़ा? पीएचडी वहीं से किया? 3 साल पीएचडी। 3 साल में मेरा लैब वर्क ख़त्म हो गया था, फिर मैं वापस आ गया, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, 1 साल थीसिस लिखा, फिर जाके 13 में डिफेंड किया, और फिर कहते हैं ना वो एकेडमिया का जो फैकल्टी वाला सफ़र है वो शुरू हो गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर। अच्छा, तो आप ग्लासगो गए, वहाँ से आपने पीएचडी 3 साल किया, तो आप यहाँ पे वापस पाकिस्तान क्यों आ गए? जबकि आजकल की कंडीशन, बल्कि उस वक्त भी यही कंडीशन थी कि मतलब पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं और बाहर भागना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाके तरक्की करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, बिकॉज वो ये सोचते हैं, और ऐसा है भी कि पाकिस्तान में नहीं है स्कोप चीज़ों का, और ऐसा ना नहीं पैसा है, ना तरक्की है, ना मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जैसा कि आज है उस वक्त भी यही था ऑफ कोर्स। देखिए तो मेरा आप वापस जो है आने वो का जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, आप मतलब क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, उसमें तो बिल्कुल उसमें मुझे कोई दो राय नहीं थी, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ टिकूंगा, इसलिए कि मुझे वापस आके अपने 5 इयर्स का बॉन्ड पीरियड पूरा करना था, आना ही आना था, डेफिनेटली आना था। मतलब कभी ख्याल आया कि अब क्या आके करूँ यहीं पे? अच्छा, कुछ कर उस लेते हैं? दौरान में कभी ये ख्याल नहीं आया, मेरा दिमाग बिल्कुल यहीं रहता था, सो मच सो कि मैं आते हुए अपना बैंक अकाउंट तक क्लोज करके आ गया था, हालांकि बड़े काम की चीज़ होती है कि यार अब तो मुझे आना ही नहीं है, जो चीज़ चाहिए होती है वो बैंक अकाउंट ही तो होता है जाने के बाद। अच्छा, मज़े की बात कि उस बैंक अकाउंट को आप जिनका अब फ्रीलांसिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिनके पास यूके के या यूएस के बैंक अकाउंट्स हैं वो कितने मज़े में हैं, उनको कितना आप पेमेंट मंगवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट को रेंट के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। सो वो मैंने क्लोज करा के आ गया था। उस वक्त खैर हमें ये पता भी नहीं था कि इसकी अहमियत क्या है, तो चीज़ें भी नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था ना। तो वो अल्लाह ताला की एक हुक्म है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, के अपने वादे की पासदारी करो। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये चीज़ थी कि ये तो पूरा करना ही करना है। सही। हाँ, वापस आया, यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा रगड़ा लगा शुरू के 1-1.5 साल, स्पेशली जब तक पीएचडी नहीं हुआ था, उस दौरान में तो यूनिवर्सिटी ने सही रगड़ा दिया मुझे। तो उस दौरान में मैं ये ज़रूर सोचता था कि यार ये साल भी पूरा करके ही आ जाता। सही। तो कम से कम ये होता कि अब एटलीस्ट एक काम तो कर रहा होता ना, तो 2 जॉब्स भी कर रहे हैं आप, थीसिस भी लिख रहे हैं, थीसिस इन इटसेल्फ फुल टाइम जॉब है, और उसके लिए आपको 6-8 घंटे डेली के चाहिए। अब 2 जॉब्स के बाद तो इतनी हिम्मत ही नहीं बचती बंदे की कि कोई क्रिएटिव काम करें ना, लेकिन बहरहाल जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है साल भर में पूरा हो गया वो। लेकिन उसके बाद जब 5 साल पूरे हो गए तो फिर एक तरह से काइंड ऑफ आदत सी हो गई थी कि अब यहीं रहना है, एक लेवल बन गया, इसी को बनाना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार 2 साल 2.5 साल पहले तक हमारा ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आता था कि यार यहाँ से कहीं भागना चाहिए, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। मैं इसी पे आया था कि अब आपको ये सोच आती होगी ना अब तो कि यार अब चले जाते हैं, कोई ऐसा ये सोच आती है, और रास्ते भी हैं शायद आपके लिए, और आप समझ लें कि रास्ते, मैं ये समझता हूँ कि यार आपके पास ऑप्शन रहनी चाहिए। मतलब अब मैं जाएं या ना जाएं आपके पास, पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता था कि यार तुम क्या करोगे जाकर, तुम यहीं काम करो। अब मैं कहता हूँ जाओ भाई, एक हुक फंसा के आओ ताकि तुम यहाँ काम करो, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल ही जान पे बन जाए तो भाग तो सको। तो अपने लिए भी यही है कि अब कोशिश ये हो रही है हम लोगों की पूरी फैमिली की कि हम एक हुक फंसा लें अच्छा सा, और उसके बाद फिर यहीं रहें जब तक रह सकते हैं। जब बिल्कुल ही जान पे बन जाएगी तो फिर निकल जाएंगे। तो ये हुक बनाने का फ़ायदा। अच्छा, आपकी जर्नी ना बड़ी जिगजैग है, ये काफ़ी अच्छे और बुरे और मल्टीपल टेंशन वाली एक्सपीरियंस है। आपकी जर्नी से ना मुझे एक चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में हमारे इधर ऐसे हैं जिनका 1 साल रह जाता है या एक स्पेसिफिक परसेंटेज रिक्वायर्ड कट ऑफ से नहीं आती है, तो वो बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या उनका 1 साल ज़ाया हो जाता है। वो समझते बस ज़िंदगी हो गई मेरी तो तबाह, इसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, या मेरा प्री इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो अब तो मुझे बस ख़त्म। उसको फुल स्टॉप नज़र आता है, एक विजन क्लियर नहीं होता उनका। तो आप उनको क्या बताएंगे कि ये मतलब उनके लिए बहुत लर्निंग है इसके अंदर, तो आपके कॉन्टेक्ट से, आपके एक्सपीरियंस से उनके लिए क्या मैसेज देंगे, आप क्या आपकी लर्निंग शेयर करेंगे? अच्छा देखिए, इसके अंदर ना इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक।
हर बच्चे पे एक फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। यूनिक है सबका। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही अगर कोई ऐसा है कि जिसने मेडिसिन में एडमिशन लेना है, क्योंकि प्राइमरी यही होता है कि मेडिसिन में लेना है, इंजीनियरिंग में लेना है, जो नहीं हो पाता, बाकी सब में तो हो ही जाता है ना, कहीं ना कहीं तो आपको बिजनेस में तो हो ही जाता है। हाँ, तो अब अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, और उसकी परसेंटेज इतनी है कि वो समझता है कि मैं अगली दफ़ा टेस्ट ख़राब हो गया तो, या परसेंटेज ख़राब हो गई है, टेस्ट ठीक हो गया कि मैं अगली दफ़ा मेकअप करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो उसको तो ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली सोचने पे उसको लगता है कि यार ये बहुत ही दूर हूँ मैं, सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि मैं, मेरी अपनी कैपेसिटी क्या है, मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। तो अगर उसको लगता है कि मैं बहुत ही दूर हूँ तो फिर मूव ऑन करना चाहिए। मतलब आप उसको लेके, अभी 2-3 दिन पहले किसी बच्ची ने मुझे कहा, जी मेरे सर पे तो जुनून सवार था एडमिशन लेने का। भाई तुम्हारे सर पे जुनून क्यों सवार था? ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने को। सही बात है। आप जहाँ भी जो भी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। आप इंग्लिश के टीचर होंगे तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर जाएंगे अगर आप सबसे अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं। आप कुछ भी कर रहे होंगे जो आप बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे, जहाँ पे एक्सेलेंस नज़र आ रही होगी, तो लोग आपके पीछे आएंगे खुद ही। सो ये बात है। सो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो अब रास्ता बंद है। आपको हमेशा अपने अल्टीमेट एम के तौर पे सोचना चाहिए कि यार मैं ये क्यों करना चाहता था, और जो जिस वजह से मैं करना चाहता था, क्या मैं किसी और अंदाज में वो काम कर सकता हूँ? फाइन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लस ये कि ये जो पीरियड है ना एक फेलियर का, ये 3 महीनों पे मुहित है, 4 महीनों पे मुहित है, इसका मेकअप के लिए आपको साल चाहिए हार्डली, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपकी एवरेज लाइफ 60 साल से ऊपर ही होती है, कुछ 67-68 प्रैक्टिकली। तो अब वो उस ज़िंदगी का 1% से कुछ ऊपर का हिस्सा बनता है, तो कुछ भी नहीं है, 1% कुछ भी नहीं। और उस दौरान में आप कुछ और भी सीख लें। अगर आपको लगता है कि यार मैं पढ़ा हुआ कोर्स ही दोबारा पढ़ाऊँ, तो किसी और चीज़ में एडमिट, कोई लैंग्वेज सीख लें। अच्छा, लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये फ़ायदा दे कि यार ठीक है मैं इसको कहीं प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाऊँगा, ऑल्दो ऐसी स्टोरीज़ भी हैं। मैं अभी अपने एक टीचर के पास था, बात थोड़ी उधर चली जाएगी लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। उन्होंने बड़े मज़े की बात उन्होंने कहा कि उनकी जानने वाली खातून थी, वो चाइनीज़ ऐसे ही सीख रही थी तफरी में। अच्छा। तो किसी कंपनी में ऐड आया, उनको किसी चाइनीज़ बोलने वाले की ज़रूरत थी, उन्होंने जाके टेस्ट दिया, उनका एडमिशन हो गया, वो पूरा उस कंपनी का चाइनीज़ का बिजनेस देख रही है। अमेजिंग। ऐसे भी होता है। सो आप बात ये है कि अपने रास्ते ओपन रखने चाहिए, अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करते रहना चाहिए। अच्छा, करंट सिचुएशन है एक हमारी कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री में, और जो जॉब की मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव, तो क्या कहेंगे, मतलब बहुत ख़राब है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक इन्फ्लुएंस है उसके अंदर। तो जो करियर्स आप ले रहे हैं या इससे रिलेटेड जो लोग करियर्स अभी लेने जा रहे हैं, उनके लिए जॉब मार्केट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जॉब मार्केट है। अच्छा, मेरा मेथड जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन मैंने हमेशा 2 कश्तियों में पाँव रखा है। सो मैं, ये सबके लिए आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब मैंने MBBS में एडमिशन हुआ था ना, तो मैं उसी टाइम पे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना शुरू हो गया था। सो मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं किसी को जाके, पहली दफ़ा के अलावा, कि मैं जाके कहूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं हमेशा जाके कहता था मैं पढ़ा चुका हूँ। पोर्टफोलियो रेडी था, अभी भी रेडी है, ठीक है। सो अगर आप yahya-noori.com पे जाएंगे तो मैंने पूरा टीचिंग पोर्टफोलियो बना हुआ है। आपका चैनल है? वो है, मतलब गूगल साइट्स के ऊपर मैंने अपना पेज बनाया हुआ है। उसमें मैं जो कुछ पढ़ा चुका हूँ, जो कुछ भी कर चुका हूँ, वो सारा कुछ वहाँ मौजूद है। जितने सर्टिफिकेट्स हैं उस पर पूरा CV मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो वो मैं तकरीबन वीकली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। सो अगर किसी को चाहिए कि जी आपने क्या क्या किया है, तो वो उसको एक क्लिक के ऊपर ये पेज है, इस पर देख लें आप जो कुछ मैं कर चुका हूँ। आपको मेरी स्टोरी भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा उस पर। सही। तो द पॉइंट इज़ कि आपको 2 कश्तियों में पाँव रखना पड़ेगा, और मुश्किल काम है, लेकिन आपको जो काम करना है ना, वो आपको चाहे फ्री में करने को मिले, आपको वो करना चाहिए। इसलिए कि कल को जब आपको पेड अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको ये ना जाके बोलेंगे यार मैं एक्सपीरियंस नहीं है, सीख रहा हूँ मैं। आप ये दिखाएं कि यार ये कर चुका हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आपको TV चैनल कोई बुलाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बोलेंगे हाँ मैं देखता हूँ, कर लूँगा। या आप अपनी ये सारी पॉडकास्ट निकाल के उसके सामने रख देंगे, ये देखें 15 पॉडकास्ट मैंने की हैं, 20 की हैं, 100 की हैं, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं रह जाता ये पूछने का कि यार आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कुछ बचा नहीं ना, इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ। सो इधर भी यही है कि आप जो जॉब करना चाहते हैं, सो वो प्राइवेटली फ्री में थोड़े पैसे लेके कुछ भी करके अपने लिए करना शुरू कर दें। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो काम आपने किया हुआ होगा तो आपको वो आसानी से मिलेगी। कंपटीशन बहुत है, तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना चाहिए।
कि आप अपना कुछ बना के लॉन्च करें, कोई छोटा सा ब्रांड ही हो। मैं बायोटेक्नोलॉजी वालों को मार्केटिंग पढ़ाता था। अच्छा अब देखिए मैं आपको मजे की बात पढ़ाई है। हाँ, MBA किया हुआ ना मार्केटिंग में, मार्केटिंग की भी बहुत है, पढ़ाई भी बहुत है। अच्छा, तो अब आप देखें जो कुछ पढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल। बायोटेक्नोलॉजी वालों को मार्केटिंग पढ़ाने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसको बायोलॉजी भी आती हो, टर्म्स से फेमिलियर हो, जिसको बायोलॉजी भी आती हो और जिसको मार्केटिंग भी आती हो। तो ऐसे आपको कितने लोग मिलेंगे? यूनिक केस है, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो जो लेटर उन्होंने हमारी जो मार्केटिंग का फैकल्टी या टीचर मिलेगा वो मार्केटिंग से ही या बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ होगा, उसको मेडिसिन स्कूल का कुछ नहीं पता होगा। सो उन्होंने जब हमारी प्रिंसिपल को लिखा तो यहाँ आपकी बड़ी यूनिक स्पेस बनती है जो आपको, तो उन्होंने ये लिखा प्रिंसिपल को कि जी एक ही बंदा है जो कि ये काम कर सकता है, वो मैं, या नूरी साहब हैं। तो अब उनको जब मैं पढ़ाता था तो उनको मैं पढ़ाता, 3rd ईयर के स्टूडेंट होते थे, कि भाई ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज है जो कुछ अभी तक आपने सीखा है, मैं आपको मार्केटिंग पढ़ाऊँगा, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सही। जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट होगी, और वो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप तक बनाएंगे आप, और उसका पूरा मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, उसका पेज बनाएंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। सही। अभी भी डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पेज पे जाके आप देखेंगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वो कोर्स अब उस तरह नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज हो गया, वो इंट्रोडक्शन में मर्ज हो गया, लेकिन ये कि मैंने लास्ट ईयर तक पढ़ाया उनको, और उनकी इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होती थी, वो साबुन है, कोई चीज़ है, अभी कैट फूड भी मुझे नज़र आया, वो हमने नहीं बनाया था, लेकिन ये कि कैट फूड भी मैंने देखा उसी चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोकली बना के बेच सकते हैं। यानी कि इधर बहुत बड़ा स्पेस है भाई। आप सिर्फ ये देखेंगे आप पाकिस्तान में क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, आपके पास नॉलेज यहीं से शुरू हो जाए। सही बात। और आप उनमें से एक चीज़ उठा लें और उसको बनाना शुरू कर दें। अभी उस दिन ये जो कराची का बुक फेयर लगा था ना, तो उसमें आई थिंक वो नूरपुर वाले थे, तो उन्होंने बड़ी पेज पे पोस्ट लगाई अपनी कि हमने वहाँ पे स्टॉल लगाया था, ये था वो था। मैंने कहा चीज़ तो अच्छा बना लो भाई, क्योंकि अगर आप पहले ज़माने की बात है जब हालात अच्छे थे, तो मेरी बिल्ली आ जाती है नाश्ते के टाइम पे, तो वो उस ज़माने में हैप्पी काउ वाला चीज़ खाता था। तो फिर हालात बुरे हो गए तो फिर मैंने उमोर का चीज़ खाना शुरू कर दिया, तो अब बिल्ली भी नहीं खाना पसंद करती वो। सो द पॉइंट इज़ कि इतना डिफरेंस है, और उन बच्चों ने जो चीज़ बनाया था उसके अंदर फ्लेवर्ड चीज़ मौजूद थे और डिफरेंट वैरायटीज़ थी, मगर वो कोर्स ख़त्म, कहानी ख़त्म। सो उस तरफ हमारा बच्चा जाता नहीं है। सो जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है। सो यू आर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप विद बायोटेक्नोलॉजी। ये उस वक्त मैं कर रहा था। अभी भी मैं जहाँ बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार कोशिश करो कि आप अपना कुछ बनाओ, छोटे लेवल पे ही करो, लेकिन उससे तुम्हें एक बिजनेस करना आ जाएगा। सही है। असल में तो हम भी तो अपनी सर्विसेज ही बेच रहे हैं ना, हम यूनिवर्सिटी को हमने अपनी सर्विसेज और अपना टाइम बेच रखा है। और कहीं भी हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स कराऊंगा, शुरू करने जा रहे हैं रमज़ान के बाद। सो उसमें भी बेसिकली तो मैं अपनी सर्विसेज ही बेच रहा हूँ। सो आपको बिज़नेस करना आ जाता है जब आप कोई छोटे छोटे काम करना शुरू करते हैं ना, इस तरह 4 जगह की खाक छानते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो आपको कुछ आपका अपना दिमाग भी कंट्रीब्यूट करता है कि उस रास्ते नज़र आना शुरू होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मार्केटिंग आपने पढ़ाई है, तो बेसिक जो मार्केटिंग प्रिंसिपल हैं उसको आप अपनी लाइफ में या अपने करियर में किस तरह से मतलब कनेक्टिंग डॉट्स वाली बात है, आप कैसे वो कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास देने के लिए कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना। यू योरसेल्फ आर अ ब्रांड। हाँ, सो आप अपने आप को उतनी ही इज्जत और एहतराम से ट्रीट करें जिस तरह आप अपने ब्रांड नेम को ट्रीट करेंगे। सो उसमें सबसे पहला उसूल है इंटेग्रिटी, कि जहाँ आपका नाम आए वहाँ लोगों को पता होगा जी ये बंदा ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सही तरीके से कर देगा। सो आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क सिर्फ वही शख्स देगा जिसको आपसे कोई तकलीफ है। अदरवाइज जिसने आपके साथ काम किया हुआ है वो आप, बात ये कि आप जहाँ से भी गुजर जाए ना तो नफ़ा देने वाले इंसान हो, आपसे लोगों को फ़ायदा हो। सो उसका ये होता है कि आपका एक वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। फिर आपकी कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 12 स्टेप्स टू लीडरशिप एक्सीलेंस है। सो मैं किसी को बताता हूँ कि जी ये कोर्स मैंने हैंड क्राफ्ट किया है, मेरा अपना प्यारा ब्रेन चाइल्ड है, लाडला बच्चा है मेरा वो। सो आप इस कोर्स को करें, आपको फ़ायदा होगा। फिर जब हमने फर्स्ट टाइम कोर्स रन कर लिया, उसके फीडबैक आ गए, तो वो फीडबैक हमने लोगों को दिखाया कि देखिए ये फीडबैक है। सो जहाँ जहाँ मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ वहाँ मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैंने सीखा है ब्रांडिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, उसको यूज़ करूँ। अभी तक तो अपने ऊपर ही यूज़ कर रहा हूँ, आगे देखें फिर कहाँ कहाँ मौका मिलता है। अच्छा, आपका जो करियर है मल्टी डिसिप्लिन, अगेन मैं वही बात करूँगा, मेडिसिन से बिज़नेस की तरफ, फिर रिलीजियस की तरफ, फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिर PhD, फिर मार्केटिंग एंड अ लॉट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जिस्टिंग सिस्टम का एक क्रिटिक है, या पता नहीं क्या कहेंगे उसको। लोग ये कहते हैं, एकेडमिया ये कहती है बल्कि, कि आप एक स्पेसिफिक करियर में जाएं और उसी में अपनी मास्टरी करें और उसके एक्सपर्ट बने और उसी को सर्व करें, तो ये है भाई फ्रूटफुल हैं
आपके केस में हाउएवर यू आर मोर देन फ्रूटफुल, उनसे ज़्यादा ही है यकीनन, आपके केस में ये चीज़ बिल्कुल अलग है। अच्छा देखिए, इसमें दो राय हैं। एक किताब है द वन थिंग, अगर मुझे नाम सही याद है, वैसे मिलता जुलता नाम है। वो कहती है आपको एक काम में बिल्कुल मास्टर होना चाहिए। हाँ, वही वाली बात। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मेरा वो काम टीचिंग है। आप मुझे मेरी मर्जी का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए खड़ा करते हैं, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जहाँ फाइनेंस इकोनॉमिक्स नहीं, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। डिलीवरेबल्स आपका बहुत। हाँ, सो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, चाहे मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं हदीस पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्लास में एंगेजमेंट होती है। एक्चुअली आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो टीचर है ना, जो उसका कम्युनिकेट करना है कोर्स को या करिकुलम को, वो उसकी अपनी तालीम से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे इतना लिंक नहीं है, वो उसकी स्किल से ज़्यादा लिंक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसने अच्छा पढ़ा हुआ, उसमें 100% मार्क्स लिए हुए हों, लेकिन उसको अच्छा डिलीवर करना इज समथिंग एल्स। उसको स्टूडेंट्स के लेवल पे उतरना आता हो। हाँ। सबसे अहम चीज़ ये देखिए, मैंने 9th से लेकर PhD तक को पढ़ाया हुआ है। सही। तो मैं जब मुझे लगता है ना कि मेरी क्लास को बात समझ में नहीं, तो मैं 9th क्लास के लेवल पे उतर जाता हूँ। बल्कि स्टूडेंट्स के मेंटल गैप्स को कैच करना ये मेन चीज़ है असल में। अच्छा, दूसरी किताब है जिसका नाम है रेंज। सही है। वो ये कहती है कि आपको आपका जो एक्सपोजर है ना, वो मल्टीपल फील्ड्स का होना चाहिए, तब आप क्रिएटिव होते हैं। बिकॉज आप बहुत सारी फील्ड से सीख के उसको अपने मेन काम के अंदर लेकर आ रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। अच्छा, आजकल की करियर मैनेजमेंट के अंदर या करियर डेवलपमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड T-shaped पर्सनैलिटी। सही। ये T-shaped करियर क्या है कि जिसके अंदर आप आपकी एक जड़ हो, जो कि आपकी मेन फील्ड है, और उसके बाद आपको रेंज ऑफ स्किल्स आते हो। मिसाल के तौर पे डिजिटल, एक टीचिंग एक अलग स्किल था, डिजिटल उसके अंदर ऐड हो गया ना, अलग एरिया। तो अब आपको डिजिटल आ गया है, या आपको स्टोरी टेलिंग आ गई है, या आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग आ गई है। ये सब चीज़ें एक जगह कनेक्ट होती हैं, और ये जितना ज़्यादा आप इसको सीखते चले जाएँ, आप उसको एक दूसरे के साथ मिक्स करके अप्लाई करेंगे, आपको बहुत ही अलग किस्म के जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप लिखते भी हैं और आपकी वीडियोस भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो अभी आप ऑफ कैमरा मुझे एक आपकी बुक है लाइक महवर के बारे में मुझे बताइएगा कि महवर जो है वो किस चीज़ के गिर्द महवर है, उसका टॉपिक क्या है? लाइक महवर है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मेरा अपना फोर्टे है मेन के, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। छोटी छोटी तहरीरें होती हैं, एक पेज की। अच्छा, महवर की 2 बुक्स आई थी, 5 मतलब 3 की मजीद गुंजाइश है, बिकॉज उतना मटेरियल जमा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उसके साथ एक पैरेलल सिलसिला इरफान, वो थोड़ा सा उर्दू में। हाँ, उर्दू में होती है। तो उसका तरीक़ाकार ये स्प्रेड करने का, पहले फेसबुक बड़ा अच्छा चलता था, अब ऑर्गेनिक रीच उसकी तकरीबन न होने के बराबर हो गई है। तो अब मैं जब कोई नई चीज़ लिखता हूँ तो उसको फेसबुक पे लगाता हूँ, वो भी सिर्फ एज अ रिकॉर्ड। अदरवाइज़ मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जो डेडिकेटेड है, वन वे, एक चैनल भी है। सो उस पर अगर कोई एडेड है तो उसको डेली, जब मैं अगर कोई लिख रहा होता हूँ, डेली तो नहीं है वो, आप थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज पुरानी तहरीरें इतनी हैं कि रोज़ कोई ना कोई मिल ही जाती है भेजने के लिए। लेकिन अगर कुछ मूड हुआ, लिख लिया, तो उस चैनल पे चला जाता है। है या बुक तो 2 है, बुक तो 2 है। अच्छा। लेकिन एक सिंगल पेजर होता है। आप उसको 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, मुश्किल 3 मिनट में पढ़ सकते हैं। अच्छा, कन्वीनियंट है। हाँ, रीडर्स के लिए बिल्कुल। और उसको फिर स्प्रेड होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान से बाहर भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। चैनल पे तो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से लोग हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ है, एक आइडिया है, सेल्फ मेड आइडिया नहीं, एक स्टाइल है। लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ ग्रो किया है मैंने, ये वो। सो आपके केस में मुझे लगता है यू आर सेल्फ मेड, बट यू डोंट लाइक इट। देखिए, सेल्फ मेड ना कोई नहीं होता। ये बड़ी एरोगेंस, ये बड़ी एरोगेंस की बात है। देखिए, इंसान जब पैदा होता है ना, तो बड़ा हेल्पलेस होता है। हम सब ने छोटे बच्चे देखे हैं, वो कितना हेल्पलेस होता है। कोई होता है जो उसको वहाँ से लेके चलना सिखाता है, कोई होता है जो उसे खाने का बंदोबस्त करता है। अगर वो इतना सेल्फ मेड होता तो खुद ही कर लेता ना। अच्छा, उसके बाद भी किसी ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया तो मैं आज इतना कुछ लिख पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो कुछ बनाने में आपको, जो आप आज बने हैं। ठीक है, पेरेंट्स, टीचर्स, जो आपने रियलाइज नहीं किया, जो आपने रियलाइज नहीं किया, इसीलिए तो आप अपने आप को सेल्फ मेड कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कितने हादसे ऐसे हुए जो नहीं हुए, जो होने थे, जब हम आपके पास आ रहे थे आज, तो कोई गाड़ी घुस जाती है हमारे अंदर आके, कोई ट्रक हमारे पे चढ़ जाता, कोई पोल गिर जाता, कोई भी कुछ हो सकता था। वो सब कुछ नहीं हुआ, वो रोजाना नहीं होता, जब भी हम जिंदा फिर रहे हैं अभी तक। और इसी को हम अल्लाह की रहमतें, ब्लेसिंग्स कहते हैं। कि तो सेल्फ मेड कैसे हो सकते हैं आप? मतलब आप तो एक सांस भी नहीं ले सकते उसकी मर्जी के बगैर। तो उसका करम है, उसका रहम है, उसकी रहमतें हैं कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स सेल्फ मेड हो सकता है। सेल्फ मेड कहना बड़ा अपने आप को बड़ी एरोगेंस की बात है। बिल्कुल किस तरह सेल्फ मेड हो सकता है बंदा? पाकिस्तान में डिजिटल का स्पेस अभी भी बहुत बाकी है। एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो यहाँ पे तो आपने अभी बताया कि HEC की पॉलिसी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, तो जो बन चुकी है लॉन्च होने वाली है, लाइक, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं हमारे पास जिन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया या डिजिटल से फेमिलियर नहीं किया, और जो टीचर हैं जिन्होंने अपने आप को फेमिलियर किया हुआ है, तो इन दोनों का रोल कितना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फ्यूचर में। तो इस पे आप टीचर्स को आप कैसे देखते हैं? अब आने वाले टाइम में टीचर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्या? देखें, इसको इस तरह समझ लें कि हम ये कहते हैं, एक बड़ा मज़े का कोट है, वो कोट ये है कि एक टीचर को जो डिजिटलाइजेशन है वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी, मगर वो टीचर जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते उनको टेक्नोलॉजी यूजिंग टीचर ज़रूर रिप्लेस कर देगा। ऐसे ही है, आपको ज़माने के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा, चाहे आप टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल में, ऐसे ही है। सो उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल आप कहें कि भाई डिजिटल कैमरा आ गया, मगर मैं पुराने ज़माने की रील से ही तस्वीरें खींचूंगा, तो उसको डेवलप करने वाला ही कोई नहीं होगा। या आप कैसेट लेंगे पुरानी निकाल के ले आएंगे, यार मैंने इसको चलाना है, तो उसको चलाने के लिए आपको वो टेप रिकॉर्डर भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो वही वाली बात है कि जब ज़माना चेंज हो रहा है, आपको अपने आप को चेंज करने का आदी बनाना पड़ेगा। अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, हो चाहिए, अभी एक नेसेसिटी हो गई, इसके बगैर गुजारा नहीं है, बिकॉज स्पेस बहुत तेज़ हो गई ना। पहले आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस ज़माने के लोग हैं, अगर इससे 100 साल पहले की बात थी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती थी, तो आप ना भी सीखे तो रो पीट के आखिरी उम्र तक पहुँच जाते थे। मगर अगर आपने अभी अपने आप को फोर फ्रंट पे नहीं रखा टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। फिर आपकी ज़रूरत किसी को नहीं रहेगी। अगर आपकी ज़रूरत किसी को नहीं रहेगी तो फिर आप घर में बैठ के जो दिल में आए करें, कोई मसला नहीं है। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि हम लोग डिजिटली साउंड थे और हैं, कंपेरेबल करें अगर टीचर्स से तो टीचर्स कम थे, ठीक है। तो वो लोग जो वो टीचर्स जो डिजिटली साउंड नहीं थे, तो बच्चे उनसे भी आगे निकल जाते थे, टॉपिक में भी और कंटेंट में भी। तो टीचर्स का जो है वो, आपने जैसे कि बताया कि टीचर्स का डिजिटली साउंड होना, बल्कि डिजिटलाइज हो जाना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके पोटेंशियल वही इतने साउंड है, तो अब उनको कॉम्पिटिबिलिटी कहाँ बनेगी? असल में अब आपने जो चीज़ सोची ना, एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट भी, वो ये कि अब रट्टाफिकेशन का ज़माना नहीं है, सही है। सो फैक्ट सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास एक क्लिक की मौजूदगी में, अगर मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ तो कोई कमाल नहीं कर रहा, ठीक है, उससे ज़्यादा कंप्यूटर में मौजूद है। सो असल चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, असल चीज़ क्रिएटिविटी है, असल चीज़ ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप क्या नया बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सो अगर हम एज अ टीचर स्टूडेंट को ये नहीं सिखा रहे कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को जो मौजूद है, इन्फॉर्मेशन तो अब हर एक के एक्सेस में है ना, कोई कमाल की बात नहीं है, आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ नया नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है कि आप बस लकीर के फ़कीर हैं। ऐसे ही टीचर ने पढ़ाना भी इस तरह है, स्टूडेंट ने पढ़ना भी इस तरह है कि जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूं, मैं अच्छा, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिएटिव थिंकर के अलावा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये सीखे कि लोगों के साथ बर्ताव कैसे करना है, जिसको हम ह्यूमन स्किल्स कहते हैं, एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं वो। लेकिन बग़ैर सॉफ्ट स्किल्स के या ह्यूमन स्किल्स के आप किसी के इदारे में काम नहीं कर सकते, आप किसी के साथ नहीं चल सकते, आप एक घर में नहीं रह सकते। यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उस पर तो बड़ा जोर दिया जाता है, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि सॉफ्ट स्किल्स में वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, निल होता है, बिल्कुल मेरा सन्नाटा। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकते ना। आप इंडिविजुअली काम करते ना किसी कोने में बैठ के तो ठीक है, मगर इंसान एक सोशल हैवान है ना, उसको कहीं ना कहीं तो जाके लोगों से इंटरेक्ट करना है। अब वो हालात नहीं है, अब तो बिल्कुल डिजिटल सोसाइटी हो गई, वर्चुअल सोसाइटी, वर्चुअल एजुकेशन हो रही है, तो एक अलग ही सिनेरियो है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ नाइस एंड वेरी फ्रूटफुल प्रोडक्टिव डिस्कशन विद यू, and hopefully we will conduct more cast with you, inshallah. Thank you very much. Thank you.